नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ गोंय आयोजित चौथ्या बालसाहित्य परिशदेत हांव पूर्वा गुडे तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार दिता. ही परिशद 2 ते 7 नोव्हेंबर मजगतीं ऑनलायन माध्यमांतल्यान सादर जातली. परिशदेची वेगळी वेगळी सत्रां दर दिसा सांजे 6 ते 8 वरांचेर कोंकणी भाषा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुक पानाचेर वितरायतले. बाल साहित्य हे भुरग्यां कडेन सरळ संवाद साधपाचें माध्यम अशें म्हणटात. बाल साहित्य हे भुरग्यांच्या कल्पनेच्या जगांतलें एक समर्थ चित्रण आनी भुरग्या मनाच्या संवेदनशीलतेची अभिव्यक्ती आसता. हेच खातीर बाल साहित्य रचतना वैज्ञानीक दृश्टिकोन जावं विशयाची माहिती दितना उत्कंठा तशेंच मनोरंजन हाडपाचें भान राखचें पडटा. म्हणूनच बाल साहित्याची रचना म्हळ्यार एक आव्हान. कोंकणी भाषा मंडळान हें आव्हान स्विकारलां. फाटलीं 3 वर्सां कोंकणी भाषा मंडळ बाल साहित्य परिशदेचें आयोजन करता. कोंकणी बाल साहित्य समृद्ध जावचें, तातूंत विविध प्रयोग जावचे, तशेंच ताका एक नवी दिका मेळची म्हणून कोंकणी भाषा मंडळ सदांच वावुरता. आनी हेच खातीर भारतीय बाल साहित्याच्या मळार तळमळीन वावुरपी तरेकवार विशयांत नामना जोडिल्ले मानेस्त ह्या परिशदेंत आमकां मार्गदर्शन करतले. आयज ह्या बालसाहित्य परिशदेंत गोंयचे तशेंच गोंया भायले मानेस्त आनी रसीक आमकां जोडिल्ले आसात. तांचे माहिती खातीर बाल साहित्य परिशदेची थोडक्यात माहिती तशेंच उद्देश हांगा तुमचे मुखार सादर करता. हांगा विविध राज्यांतले मानेस्त आमकां जोडिल्ले आशिल्ल्यान ह्या परिशदेंत कोंकणी वांगडाच हिंदी, मराठी, इंग्लीश ह्या भासांचोय वापर जातलो. तर बाल साहित्य परिशदेची ही माहिती थोडक्यात तुमचे मुखार सादर करता. Children's literature plays an important role in the development of children. Children grow very fast, so do their choices and needs. Children's interests change with changing society, and hence it is wrong to compare the needs of children 50 years ago and now. Therefore, children's literature is a challenge. There is a need to nurture and develop reading habit among children and get them to like literature. We need to look at other text environments in the libraries and communities that offer reading opportunities to children. We need to develop reading materials in tune with today's time. Therefore, there is an urgent need to pay attention to the children's literature. There is also a need to make use of children's literature in classrooms on regular basis. Parishad will have discussion sessions on topics: audio-visual children's literature, importance of children's theatre, translating children's books, pictures in children's literature, and presentation of children's literature. Renowned writers and experts from the field of children's literature will share their experiences in the conference. Konkani Bhasha Mandal Goa is working to develop children's literature with the help of several organizations. There have been several workshops held for teachers, writers on children's literature as a regular practice in collaboration with Ravindra Bhavan Margaon. The Parishad is a major step in improving children's literature in Goa. This Parishad will be attended by teachers, students, writers, and librarians. म्हाका सांगपाक खोस भोगता की अंदू वर्सा ही चौथी बाल साहित्य परिशद जरी आसली तरी पहिल्याच खेपे नवे स्वरूप घेवन ऑनलायन माध्यमांतल्यान ती तुमचे मुखार येता. आनी आयज ह्या सोबीत समयार राष्ट्रीय बाल साहित्य परिशदेच्या उद्घाटन सुवाळ्याक आमकां मानेस्त म्हणून लाभल्यात नामनेचे लेखक आणि कवी भौमानेस्त श्री अरुण कमलजी. So, we are privileged to have you with us. हांव मागतां कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्ष
भोमानेस्त अन्वेषा सिंगबाळ हांचे लागीं तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार आणि माये मोगाचो येवकार. 3 बाल साहित्य परिषद यशस्वीपणान आयोजित केल्या उपरांत कोंकणी भाषा मंडळ आज 4थी बाल साहित्य परिषद ऑनलायन माध्यमांतल्यान आयोजित करता. या बाल साहित्य परिषदेक आमकां जोडिल्ले सगळे मानेस्त शिक्षक, विद्यार्थी, लेखक, नाट्य कलाकार, इलस्ट्रेटर्स अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जोडिल्ले सगळ्या मानेस्तांक हांव ह्या वेळार येवकार दिता. विख्यात साहित्यिक अरुण कमल जी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। पटना से वो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें खुशी है कि आज इस उद्घाटन सत्र में वे बीज भाषण करेंगे। अरुण कमल जी का कविता, लिटरेरी एसेस तथा बाल साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है और हमें बहुत आनंद है कि आज वे अपने विचार हमारे साथ यहाँ व्यक्त करेंगे। मैं उनका वेलकम करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। इश्टानो, कोंकणी भाषा मंडळ ही 58 वर्सांची म्हालगडी संस्था. जेन्ना जेन्ना कोंकणी भाशे खातीर कितें करपाची संद मेळ्ळी तेन्ना ह्या मंडळान सदांच फुडाकार घेतलो. कोंकणी भाषा मंडळान एका काळार जेन्ना कोंकणी शाळा चलनाशिल्ल्यो, कोंकणी शाळां खातीर पाठ्यपुस्तकां नाशिल्लीं, अभ्यासक्रम नाशिल्लो, अशा वेळार अभ्यासक्रम साहित्य तयार केले. कोंकणी भाशेक जेन्ना जेन्ना आपली मानाची सुवात दिवपाचो वेळ आयलो तेन्ना कोंकणी भाषा मंडळान आनी कोंकणी भाषा मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी फुडारपण घेतलें आनी यशस्वीपणान कोंकणीक आपली मानाची सुवात मेळोवन दिली. वेगवेगळी आव्हानां जेन्ना जेन्ना आयली तेन्ना कोंकणी भाषा मंडळ सदांच मुखार आशिल्लें आनी उपरांत जेन्ना कोंकणी भाषा मंडळा मुखार नव्या दमाच्या नव्या वेळावयली आव्हानां आयली तेन्नाय कोंकणी भाषा मंडळान खाण मारलो. अशेंच एक आव्हान कांय वर्सां फाटीं कोंकणी मळार आमकां दिसलें आनी तें म्हळ्यार बाल साहित्याचें आव्हान. कोंकणी भाशेंत बाल साहित्यान ज्यो उणावो आशिल्ल्यो ते भरून काडपाचें आव्हान आमकां आमच्या नदरे मुखार दिसलें आनी त्या नदरेंतल्यान कोंकणी भाशा मंडळान काम करपाक सुरवात केली. सांगपाक खूब खोस भोगता की ह्या आमच्या कामान बाल साहित्य अकादमीच्या लेवलाचे सुद्धा बाल साहित्य पुरस्कार मेळिल्ले साहित्यीक सुद्धा जोडले आणि जशें जशें आमी काम करत गेली, नव्यो काणयो, कविता, बाल गितां, बाल संगीत तयार करत गेली, तशें राष्ट्रीय मळावयल्यो कितल्योश्योच संस्था आमच्या कडेन लागीं आयल्यो. आमी जेन्ना जेन्ना तांकां संपर्क साधलो तेन्ना NCERT म्हणया, एकलव्य म्हणया, एकतारा, प्रथम, ज्योत्स्ना प्रकाशन अश्यो जायत्यो संस्था आमच्या सांगातान खंबीरपणान उब्यो रावल्यो आनी बाल साहित्या कडेन पळोवपाचो आमचो जो दृश्टिकोन आशिल्लो तो तांणी एका तरेन बदलून उडयलो म्हणूं येता. तांचो सांगात आमकां सदांच मेळत आयला आनी तांच्याच सांगाताक लागून ही दृश्टी, ही वेगळी नदर जी तांणी आमकां दिली ताकाच लागून बाल साहित्य परिशदेचेर उजावण आमी घालपाक शकली अशें म्हाका दिसता. 2017 वर्सा आमी रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान ही बाल साहित्य परिशद आयोजीत केली आणि ताच्या उपरांत कितलेशेच वेगवेगळे मानेस्त आमकां ह्या बाल साहित्य परिशदेक जोडले. हांव मुद्दम तांची नांवां घेता. उदयन वाजपेयी जी, राजेश जोशी जी, नरेश सक्सेना जी, सर्गेश स्वयंप्रकाश जी, प्रभात, सुशील शुक्ला जी, उषा शर्मा जी, डॉक्टर सोनिका कौशिक जी, माधुरी पुरंदरे जी, मीना चंदावरकर जी, मिशेल चावला जी, गीतांजलि कुलकर्णी, गीता रामानुजम, N माधवन, जेरी पिंटो, प्राची कालरा, प्राची ग्रोवर, राजीव तांबे, विद्यांती वनारसे, तापोशी घोषाल, विभावरी देशपांडे, कमल शर्मा, आशिष घोष, वर्षा भावे, हिमांशु गिरी अशे साबार राष्ट्रीय स्तरावयले लेखक, बाल साहित्यान भुरग्यांच्या मळार काम करपी जायते जाणकार आमच्या कडेन जोडत गेले आनी हांवें नांवां इतल्याच खातीर घेतली की आयजूय ते आमच्या कडेन संलग्न आसात आनी बाल साहित्य परिशद जेन्ना आज आमी घडोवन हाडटात तेन्ना तांचें मार्गदर्शन आमकां वेळोवेळ मेळत आयलां. नवे नवे लोक आमच्या कडेन जोडपाक तांणी आमकां सहकार्य केलां म्हणून तांचो मुजरत ह्या वेळार म्हाका उल्लेख करून दिसला. वेगवेगळ्या विशयांचेर फाटल्या 3 बाल साहित्य परिशदे वेळार चर्चा जाली. कितलेशेच शिक्षकांनी ह्या सगळ्या चर्चा सत्रांचो लाव घेतलो आनी ह्या कोविड काळातूय बी ह्या बाल साहित्य परिशदेक कसोच खंड पडचो न्हय अशें आमकां दिसलें आनी म्हणून ऑनलायन माध्यमांतल्यान आमी ही बाल साहित्य परिशद हांगा आयोजीत करतात. ह्या बाल साहित्य परिशदेंतूय वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जातली. तातूंत बालनाट्य, ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमां, ट्रान्सलेशन, अणकार, इलस्ट्रेशन्स अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर राष्ट्रीय स्तरावयले मानेस्त आमकां मार्गदर्शन करतले.
हांव परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक ह्या बाल साहित्य परिशदेक येवकार दिता आनी मागता की फुडल्या सगळ्या दिसांनी जी चर्चा सत्राची व्याख्यानां जातली तांचो तुमी मुजरत लाव घेवचो आनी जो मोग तुमी कोंकणी भाशा मंडळाचेर आयज मेरेन दाखयला तो मुखार असोच दाखोवचो. देव बरें करूं. सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. देव बरें करूं अन्वेषाबाई. तुमची उतरां खरेंच सोबीत आशिल्लीं आनी जे मानेस्त आमकां मार्गदर्शन करत आयल्यात ते सदांच आमचे वांगडा जोडिल्ले आसतले अशी आस्त आमी हांगा बाळगुया. तर आयज ह्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान आमकां मुखेल उलोवपी म्हणून लाभल्यात भारतांतले नामनेचे लेखक तशेंच कवी भोमानेस्त श्री अरुण कमलजी. अरुण कमलजींची वळख तुमकां थोडक्यान करून दिता. Shri Arun Kamal, a retired professor at the University of Patna in the Department of English, has indulged in various forms of writing and has extensive literary background to his credit. A renowned poet, Shri Arun Kamalji has published 6 poetry collections, namely Apni Keval Dhar, Tabut, Naye Ilake Mein, Putli Mein Sansar, Main Wo Shankh Mahashankh, and Yogfal. Besides this, he has 3 poetry selections to his credit. His literary essays are collected in 2 volumes, namely Kavita or Samay and Golmaze. The book Kathopakathan contains his literary conversations. In the field of children's literature, his contributions are in the form of a short novel, Ek Chor Ki 14 Raatein, and a book of non-fiction, Hawa Mithai. A collection of poems is to be published shortly and has received Takshila Foundation Fellowship for Writing for Children. Arun Kamalji has also dabbled in autobiographical writing through several pieces which has appeared in Tadbhav. As a voracious translator, he has worked as an advisor to NCERT for its textbooks on creative writing and translation with Srijan. He has also translated Mayakovsky's autobiography and Vietnamese poet To Ho's poem and essays and number of other poems and essays. He has translated works from Hindi into English. Publications include a book of contemporary Indian poetry called Voices. His poems too have been translated in several Indian and foreign languages. Editor of Alochana for over 8 years and edited 30 of its regular numbers. Arun Kamalji is also associated with Navbharat Times in Patna, Prabhat Khabar in Ranchi, Literate World in USA, and Sakar in Maharashtra as a column writer. He has received several awards including Bharat Bhushan Agrawal Poetry Award, Soviet Land Nehru Award, Sahitya Akademi Award, and Bharatiya Bhasha Parishad Samagra Krititva Samman. He has attended various literary events in Congo, Russia, England, China, Pakistan, Myanmar, South Africa, पेरू and क्युबा. अशे हे भारतीय कीर्तीचे तशेंच आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर नामना जोडिल्ले आमचे मुखेल सोयरे. आयज समग्र बाल साहित्य तशेंच बाल साहित्याचो शिक्षणात आनी हेर क्षेत्रांनी कसो आस्पाव जावं येता ह्या विशयाचेर ते बीजभाषण दितले. अब मैं माननीय श्री अरुण कमल जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपना व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत करें. माननीय अन्वेषा जी, स्नेहा जी, पूर्वा जी, मित्र आचार्य जी, विद्वतजन और साथियों जो अभी मुझको सुन रहे हैं और देख भी रहे होंगे शायद, मैं बहुत आभारी हूँ कोंकणी भाषा मंडल गोंय का। उन्होंने आज इस चतुर्थ बाल साहित्य परिषद के आयोजन में
मुझे आमंत्रित किया और आपसे कुछ बातें बाल साहित्य के बारे में करने का अवसर दिया। आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, आपका अनुभव भी इस बारे में शायद मुझसे ज़्यादा होगा। फिर भी मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आज जिस बाल साहित्य परिषद का आरंभ हो रहा है उसमें रंगमंच, अनुवाद साहित्य और श्रव्य दृश्य माध्यमों पर भी बात होगी और आप बड़े बड़े लेखकों, चित्रकारों, कलाकारों, रंगकर्मियों को सुन सकेंगे और उनसे सहभाग भी कर सकेंगे। ऐसा आयोजन कोंकणी भाषा मंडल पिछले 4 साल से कर रहा है और जैसा मुझे मालूम है ये सारा कुछ वो स्वयं करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपनी भाषा के प्रति इतना प्रेम, इतनी सजगता, तत्परता और उस भाषा में बच्चों के लिए भी साहित्य प्रस्तुत किया जाए, इसके लिए प्रयत्न ये सचमुच बहुत प्रशंसा योग्य है और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं कोंकणी में आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि कोंकणी मुझे आती नहीं, लेकिन मैं समझ लेता हूँ अभी जो पूर्वा जी ने और अन्वेषा जी ने जो जो कहा और मेरे बारे में भी कितने कृपा शब्द कहे, मैंने उस सबको समझा और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में पहले बाल साहित्य करके कोई श्रेणी नहीं थी, जो भी था वो सबके लिए था। अगर हम अपने यहाँ भी देखें तो रामायण और महाभारत वो सबके लिए हैं, थे, हैं और रहेंगे। वो सयानों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ऐसे ही जितनी लोक कथाएं हैं वो सबके लिए हैं। आमतौर पर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये लोक कथाएं बच्चों के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो सबके लिए थी। वैसे ही लोकगीत भी सबके लिए थे। कुछ गीत खासतौर से बच्चों के लिए थे, जैसे चंद्रमा को लेकर या और भी बहुत सी धुनों के आधार पर बनाई गई कविताएं, बनाए गए गीत, ये खासतौर से बच्चों के लिए थे। लेकिन वहां भी मूल वजह थी कि बच्चों को भाषा के खेल के बारे में बताया जाए, और वो बहुत कई बार वो उटपटांग जैसी चीजें भी होती थी, वो बच्चों के लिए थी। लेकिन आमतौर पर सब कुछ सबके लिए था, क्योंकि ये लोग समझते थे कि जो आज बच्चा है वो कल सियाना होगा, और बच्चे की मानसिकता, उसकी जरूरत, उसका मन, वो भी छोटे स्तर पर वैसे ही होता है जैसे कि सियाने लोगों का। लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से स्थिति बदलने लगी। ग्रिम बंधुओं की कहानियां तो संकलन है लोक कथाओं का, लेकिन हैंस एंडरसन ने जो कहानियां लिखी वो संकलन नहीं है, वो नई कहानियां हैं और वो खास तौर से बच्चों के लिए है। ये अलग बात है कि वो हम सब के लिए भी है, और ऐसे ही होता है। कहा जाता है कि मॉबी डिक बच्चों के लिए
शुरू में लिखा जाने वाला था और वैसे ही सोच करके बेलेविल लिख रहे थे, लेकिन वो दुनिया का महान उपन्यास हुआ और सबके लिए है। जैसे गलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट का, वो भी सबके लिए है। लेकिन 19वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत लगभग मानी जाती है कि अलग से बच्चों का भी साहित्य शुरू होता है और उनका छपना शुरू होता है। इसमें दो तीन कारक थे, दो तीन बातें थीं जिसने बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया की लगभग हर भाषा में विशेष रूप से रचे गए बाल साहित्य को जन्म दिया और उसका प्रचार प्रसार भी होने लगा। पहली बात तो ये थी कि लोगों को लगा कि बच्चों का मन थोड़ा अलग है। ये भी लगा कि बच्चों में जो कल्पनाशीलता है और आश्चर्य के प्रति और एक आश्चर्य का भाव संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति उनके मन में है, एक कौतूहल का भाव जो बाद में सियाने लोगों में कम होता जाता है। ये भी लगा कि बच्चों की भाषाई जरूरतें भी अलग हैं और वो शब्दों के साथ, ध्वनियों के साथ, भाषा के साथ खेल सकते हैं, भाषा को तोड़ मरोड़ भी सकते हैं। ये हम अपने अनुभवों से और अभी के भी जो बच्चे हैं उनको देखते हुए भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात ये हुई कि बड़े पैमाने पर किताबें छपने लगी और वो रंग बिरंगे चित्रों के साथ भी छपने लगी, पत्रिकाएं छपने लगी। उसी के साथ बच्चों की पत्रिकाओं का भी जन्म हुआ और इस छापे खाने ने, बच्चों की पत्रिकाओं ने एक विशेष साहित्य को प्रश्रय दिया और ये बाल साहित्य के रूप में सामने आया। दुनिया के महान कथाकारों ने, कवियों ने इस बाल साहित्य की रचना की। टॉल्स्टॉय जो दुनिया के महानतम उपन्यासकार माने जाते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत लिखा और उनकी कहानियां अनमोल हैं। चेखव ने अलग से बच्चों के लिए भी कुछ लिखा, जिसमें लाखी करके एक अद्भुत पुस्तक है एक कुत्ते के बारे में। दिलचस्प यह है कि तुर्गनेव ने, बहुत गंभीर लेखक थे, उन्होंने भी बच्चों के लिए लिखा और उन्होंने भी एक किताब लिखी बच्चों के लिए, मुमू। और इस तरह हम देखते हैं कि दुनिया की हर भाषा में बच्चों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से साहित्य रचा जाने लगा। ये हिंदी में भी हुआ, खासतौर से 19वीं शताब्दी के अंत से और 20वीं शताब्दी के शुरू से बहुत सी पत्रिकाएं निकली, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, उनके पहले भारतेंदु का। बल्कि बहुत दिलचस्प है कि भारतेंदु का जो बहुत मशहूर नाटक है और वो हिंदी का अब तक का सबसे मशहूर नाटक है, अंधेर नगरी, ये एक साथ सियानों के लिए है और उतना ही बच्चों के लिए भी है। मैंने कुछ स्कूलों में इस नाटक के प्रदर्शन देखे जो बच्चों ने किए और मुझको तब ये लगा, मैंने बाबा कारंत का किया हुआ नाटक भी देखा है, अंधेर नगरी। जाहिर है कारंत तो बहुत बड़े रंग निर्देशक थे, लेकिन जो मैंने बहुत ही छोटी जगहों के विद्यालयों में इस नाटक का मंचन बच्चों द्वारा किया गया देखा, उससे मुझको इसके कई अलग अर्थ खुले और बच्चों ने इसको अपने ढंग से खेला। जिस तरह बाल साहित्य की एक श्रेणी दुनिया की सभी भाषाओं में, जाहिर है वो मराठी में भी है, कोंकणी में भी है, सब में शुरू होती है। अब इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो बाल साहित्य में खासतौर से ध्यान में रखने की होती हैं और वो बाल साहित्य में होना जरूरी भी माना जाता है, जिनका होना? सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी कल्पनाशीलता को उर्वर बनाता है। वैसे तो हर महान कविता, हर महान ग्रंथ हमारी कल्पनाशीलता को उर्वर बनाता है,
लेकिन खास तौर से जो बाल साहित्य है वो बच्चों की कल्पनाशीलता को बहुत उर्वर बनाता है। उर्वर बनाने का मतलब ये है कि आप अलग अलग वस्तुओं के विचित्र संयोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। आप दो तीन वस्तुओं को मिला करके एक तीसरी वस्तु बना सकते हैं। अब वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि इंद्र का घोड़ा जब राम पहुंचते हैं दंडक वन में और भीतर प्रवेश करते हैं तो एक ऋषि हैं जो इंद्र से वार्तालाप कर रहे हैं और वाल्मीकि लिखते हैं कि इंद्र के घोड़ों का रंग हरा था। अब ये हरे घोड़े ये शायद होते नहीं, लेकिन वो घोड़े हरे हैं। तो इस तरह के संयोग बाल साहित्य में बहुत मिलते हैं, जबकि ये तो वाल्मीकि का रामायण है, दुनिया का महानतम काव्य जो है उसमें से एक। तो बाल साहित्य में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी कल्पनाशीलता को उर्वर बनाता है। इसके लिए अगर हम सिर्फ एक ही उदाहरण लें, एलिस इन वंडरलैंड का। एलिस इन वंडरलैंड एक ऐसी किताब है मेरी समझ से कि जो कल्पनाशीलता में जिसके आगे शायद ही कोई दूसरी किताब हो, अगर हो तो बहुत ही अच्छा। तो एलिस इन वंडरलैंड को बर्टन रसल जैसे महान दार्शनिक और गणितज्ञ ने 100 से ज्यादा बार पढ़ा और वो दुनिया के महानतम लोगों की सबसे प्रिय किताबों में रही। ऐसा क्यों हुआ? बर्टन रसल ने कहा कि ये हमारी कल्पना को ये किताब खोल देती है और हमें सभी तरह के बंधनों से मुक्त कर देती है। ऐसा ही आइंस्टाइन को भी लगा होगा और ये किताब बहुत लोकप्रिय हुई और दुनिया की बहुत सी भाषाओं में, लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। हिंदी में इसके कई अनुवाद मौजूद हैं और कुछ बहुत बड़े, हमारे सबसे बड़े लेखकों ने किए। आप अनुवाद पर भी एक कार्यशाला आपके यहाँ हो रही है और उसमें मदन सोनी रहेंगे जो बहुत अच्छे आलोचक और अनुवादक हैं, वो बताएंगे आपको। एलिस इन वंडरलैंड का हिंदी में अनुवाद शमशेर बहादुर सिंह ने किया जो हमारे सबसे बड़े कवियों में से एक हैं, और दूसरा अनुवाद कृष्ण बलदेव वैद्य ने भी किया जो अमेरिका में अंग्रेजी पढ़ाते थे और बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। और भी कई अनुवाद हुए और ये दिखलाता है कि एक किताब किस तरह से सबके बीच लोकप्रिय होती जाती है, मूल रूप से इस कारण कि हमारी कल्पनाशीलता को उर्वर बनाती है। लेकिन इतना ही नहीं, बाल साहित्य एक और काम करता है। बाल साहित्य को अगर हम ध्यान से देखें, जैसे कि लोक कथाओं को, और ये तत्व लोक कथाओं से बाल साहित्य में आता है कि वहां संघर्ष तो होता है, वहां दैत्य और राक्षस भी होते हैं, लेकिन परियां भी होती हैं, ये सब होता है, लेकिन विजय अंततः अच्छाई की होती है। ये लोक कथाओं में भी होता है और ये बाल साहित्य में भी होता है। हमेशा एक गहरी आशा, उद्दाम आशा के साथ एक रचना समाप्त होती है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हमारा जीवन भी बहुत तरह के दुख तकलीफों से भरा हुआ है। अच्छाई बुराई का संघर्ष हमेशा चलता है। ऐसे में इस तरह का साहित्य जो बचपन में हमें दिया जाता है वो पूरे जीवन भर एक, समझिए कि लंगर की तरह हमें तूफानों में थामे रहता है और हमारा जहाज, हमारी नाव डगमगाती नहीं। ये दूसरी बहुत बड़ी बात बाल साहित्य में होती है। तीसरी बात जो बहुत दिलचस्प है और जिसके लिए दुनिया का हर श्रेष्ठ कवि प्रयत्नशील होता है, वो है भाषा के साथ तोड़फोड़, भाषा के साथ खेल, अनेक तरह की लयों का, छंदों का व्यवहार
और अब देखें कि दुनिया की हर भाषा में बच्चों के लिए जो कविताएं लिखी गई वो उनको आप कई बार नॉनसेंस, अनाप शनाप भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो मजा है, उसमें जो खेल है, और ये खेल जो भाषा के भीतर हमें ले जाता है, भाषा के नेपथ्य में ले जाता है, और भाषा के बनने के सवालों में भी ले जाता है, अगर हम विचार करेंगे तो ये बाल साहित्य की तीसरी सबसे बड़ी खूबी है। ऐसा नहीं है कि ये बाकी जो साहित्य है उसमें नहीं है, सब में, कविता में खास तौर से ये होगा ही किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्तर पर, लेकिन बाल साहित्य में ये बहुत बड़े गुण के रूप में मौजूद होता है। ये बाल साहित्य की कुछ खास खूबियां हैं। अब ये बाल साहित्य जो मुख्यतः बच्चों के लिए होता है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन फिर 20वीं शताब्दी के शुरू में आता है, और वो लगातार बढ़ता जाता है। वो है चित्रों की उपस्थिति। चित्र बढ़ते गए। एलिस इन वंडरलैंड किताब जब पहली बार छपी तो उसमें चित्र थे, रेखांकन थे, लेकिन बाद में उसके अनेक संस्करण आए और उनमें चित्रों की विविधता, उनमें रंगों का आना, ये सब बढ़ता गया। आज जो बच्चों के लिए साहित्य है, और वो अंग्रेजी में तो बहुत ही आगे जा चुका है, भारतीय अंग्रेजी में भी, लेकिन हिंदी में भी जो किताबें आ रही हैं, और मैं समझता हूँ कोंकणी में भी वैसे ही होगा, मराठी में भी होगा, और दूसरी भाषाओं में भी होगा, वो बहुत ही चित्ताकर्षक होती हैं। वहां शब्द तो होते हैं जिन्हें हम पाठ कहते हैं, लेकिन उस पाठ को समर्थन देते हुए, उसे उभारते हुए, और कई बार उसको रेखांकित करते हुए अथवा उसको हाईलाइट करते हुए चित्र होते हैं। और इस तरह एक किताब बाकी किताबों से अलग हो जाती है। आज बच्चों की जो किताबें हैं, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वो किताबें हैं, लेकिन वो बाकी किताबों से बिल्कुल अलग भी हैं, और एक तोहफे की तरह, एक उपहार की तरह वो बच्चों के हाथ में पड़ती हैं। और उनको छूना, उनको देखना, ये सारे अनुभव जो इंद्रिय जगत अनुभव हैं, इंद्रिय जनित अनुभव हैं, ये रोमांचक अनुभव होते हैं। ये बच्चों की किताबों के साथ खास तौर से होता है। अब उसमें एक दो बात और ये होती है कि चित्र अगर वास्तव में पाठ को उभारते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर चित्र ऐसा नहीं करते और वो पाठ पर ही हमें स्थिर रहने देते हैं तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए चित्र का आपके यहाँ एक सत्र चित्रों के बारे में भी है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चित्रों के बिना आज हम बच्चों के साहित्य की, चाहे वो छोटे बच्चे हों या किशोर हों, तो कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लेखक और चित्रकार दोनों मिलकर जो संगति करते हैं और फिर छापा खाना, संपादक उस किताब का और प्रकाशक, ये सब मिल करके एक खास तरह की पुस्तक को प्रस्तुत करते हैं। और तब लगता है कि बाल साहित्य जहाँ से शुरू हुआ था, जो सिर्फ बस शब्द थे छपे हुए कागज पर, वहां से चल के कितनी दूर आ गया। लेकिन ये सुनने और कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारा समाज है, जो हमारी दुनिया है, उसमें लोग नहीं चाहते कि बच्चों का ध्यान उनकी पाठ्य पुस्तकों से ज्यादा दूर जाए। मेरा अनुभव है एक बार का कि एक बच्चे को, जो थोड़ा सियाना बच्चा था, मैं कुछ किताबें दे रहा था,
जाहिर है वो बहुत अच्छी किताबें थीं, लेकिन उसकी माँ ने को ये नागवार गुजरा और उसकी माँ ने कहा कि ये सब पढ़ेगा तो फिर वो पढ़ाई क्या करेगा। यानी पढ़ाई अलग चीज है और ये सब पढ़ना अलग चीज है। उनका भी कहना शायद सही है, क्योंकि जिस तरह की प्रतियोगिता है और जितनी आपाधापी जिंदगी में है, भाग दौड़ है, उसमें तो एक एक क्षण पढ़ाई के लिए ही दिया जाना चाहिए। यानी ऐसी पढ़ाई जिसमें परीक्षाओं में उत्तीर्णता पाई जाए और किसी अच्छी जगह फिर दाखिला हो जाए, ऐसी जगह जहां से आगे चल के पैसा कमाने का जरिया हो या कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। तो ये इच्छा तो होती है, लेकिन एक बात जो हम सब लोगों को, मैं भी एक शिक्षक हूँ और आप में से बहुत से लोग शिक्षक होंगे, उनकी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि पढ़ाई तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन दुनिया में कोई बड़ा वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी कल्पना शक्ति का व्यवहार नहीं किया। वास्तव में विज्ञान भी कल्पना का ही खेल है, सब कुछ कल्पना से ही शुरू होता है। और एक बहुत दिलचस्प किताब है अंग्रेजी में, आइंस्टाइन्स ड्रीम्स, जो शिक्षकों को पढ़नी चाहिए और उनके विद्यार्थियों को भी पढ़नी चाहिए। सब कुछ एक स्वप्न से शुरू होता है, सब कुछ एक आभास से शुरू होता है और इस कल्पना की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे काम कल्पना करती है, वो कविता में भी, साहित्य में भी, कला में भी और विज्ञान में भी, और एक तरह से देखें तो हमारे जीवन में भी कल्पना की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये बात हम बच्चों को भी बताएं और उनके अभिभावकों को भी। दूसरी बात यह है जो हमें बतौर शिक्षक उनको बताना और समझाना ही चाहिए कि ये साहित्य उत्तीर्णता के लिए नहीं है, लेकिन ये साहित्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। एक आदमी को बेहतर इंसान भी बनना है। आदमी तो सब है, लेकिन आदमी को सिर्फ खाने पीने पैसा कमाने के लिए वो पैदा नहीं हुआ आदमी यहाँ इस धरती पर। उसको एक अच्छा इंसान भी बनना है, उसके पास श्रेष्ठ मूल्य भी होने चाहिए। अब क्या कोई बाल साहित्य पढ़ने के बाद अथवा कोई भी साहित्य पढ़ने के बाद वो कैसे किसी से घृणा कर सकता है? वो कैसे किसी की निर्ममता से हत्या कर सकता है? इस दुनिया को अच्छा बनना है, सुंदर बनना है, और हमेशा सहानुभूति, दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, इन मूल्यों के जरिए हम एक नया समाज बनाते हैं। बुद्ध से चलकर या और पीछे से, ऋग्वेद से ही शुरू करें, वहां से चलकर और होमर से अभी तक चलकर जो दुनिया का सारा साहित्य, सारी कलाएं, सारा दर्शन यही तो चाहता है कि एक ऐसा समाज बने जहां सब लोग सुख से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और जहां किसी तरह की हिंसा न हो। इसमें बाल साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। वास्तव में बाल साहित्य मनुष्य की नींव का निर्माण करता है। अगर वर्ड्सवर्थ ने किसी दूसरे प्रसंग में कहा था, उनकी बहुत मशहूर पंक्ति है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि बचपन में जो मूल्य हमारे अंदर विकसित किए जाते हैं, वे ही मूल्य हमें जीवन भर बचाते हैं, हमारा विकास भी करते हैं और हमारे आचरण में भी व्यक्त होते हैं। इसलिए बाल साहित्य का महत्व है।
लेकिन ये काम हम करें कैसे? जिस प्रतिरोध का सामना मैंने किया, उस बेचारी माता द्वारा किया गया विरोध, बच्चा ये सब पढ़ेगा तो फिर पढ़ाई कब करेगा? तो ये प्रतिरोध तो आपके साथ भी होगा, आप भी इसका अनुभव करेंगे। तो हम कुछ काम कर सकते हैं। एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो विद्यालयों में होते हैं, और वो नियमित रूप से होते ही हैं या होने चाहिए, वहाँ हम कई अलग अलग तरह के सत्र रख सकते हैं। एक तो कहानी पढ़ने का, कि बच्चे कहानी पढ़ें। दूसरे अंत्याक्षरी का, जो एक बहुत पुरानी विधा है, वो बीच बीच में प्रकट होती है फिर गुम भी हो जाती है। अंत्याक्षरी से हमें कविताएं, गीत, ये सब याद होते हैं, और ये बहुत मन लगता है, इसमें सबका मन लगता है। फिर नाटक तो कर ही सकते हैं, और इसके लिए बच्चों के लिए बहुत से नाटक खेले गए। हम बहुत सी कहानियों को भी नाटक में बदल सकते हैं, और इसके लिए किसी विशेष पोशाक की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी साधन है, हम उसके साथ नाटक कर सकते हैं। केवल पाठ के आधार पर नाटक कर सकते हैं। फिर कहानी कविता प्रतियोगिता का आयोजन हम कर सकते हैं। बांग्ला में आवृत्ति की बहुत पुरानी परंपरा है, यानी दूसरे की कविताओं की आवृत्ति, उनका पाठ, और इनकी प्रतियोगिता भी होती है। फिर हम उनको पुस्तकालय में ले जा सकते हैं। ये देखो, पुस्तकालय में केवल यही किताबें नहीं है, भौतिकी, गणित, रसायन, जीव विज्ञान की या इंजीनियरिंग की, और भी बहुत सी किताबें हैं। और दुनिया में बहुत तरह की चीजें लिखी गई। बल्कि बाल साहित्य जब हम कहते हैं तो उसमें हमारे ध्यान में कविता, कहानी, नाटक, निबंध, कुछ आत्मकथाएं, कुछ जीवनियां, ये आती हैं। लेकिन हम दर्शन का क्या करेंगे? हम विज्ञान की किताबों का क्या करेंगे? हम समझते हैं कि वो भी, और जाहिर है कि आप भी ऐसा कर रही हैं अपनी संस्था में, कि जो विज्ञान का लेखन है उसको भी सरल भाषा में हम बच्चों तक पहुंचाएं। चाहे वो न्यूटन, आइंस्टाइन से लेकर के और अभी तक जो विज्ञान का विकास हो रहा है, हुआ है, वो सब उन तक सरल भाषा में पहुंचाया जाए। इससे उनको अलग से रुचि विकसित होगी। और उसी तरह दर्शन के बारे में हम ऐसे नहीं सोचते, लेकिन जब हम जातक कथाएं उनको सुनाएंगे तो वहां दर्शन का सवाल भी आएगा। जब हम उनको पंचतंत्र की कथाएं सुनाएंगे तो वहां भी दर्शन का सवाल आएगा। खुशी की बात यह है कि हमारी परंपरा में दुनिया की कुछ महानतम पुस्तकें, कथाएं रची गई, और ये एक साथ सयानों के लिए हैं और एक साथ बच्चों के लिए हैं। जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश की कथाएं, जैसे जातक कथाएं, जैसे कथा सरित सागर गुनाढ्य का, ये दुनिया के महानतम ग्रंथ हैं। और विदेश का जो साहित्य है उसमें हम अरेबियन नाइट्स, उनको जरूर लें। उनकी कथाएं ऐसे भी हमारे यहाँ लोकप्रिय हैं, लेकिन अलग से भी हम उनको ले सकते हैं। ईसप की कथाएं, ये सब हम लोग तो बचपन से सुनते ही और पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी पढ़ते सुनते आ रहे हैं, और इसमें बहुत सी कहानियां, कथाएं हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा भी बन चुकी हैं। हिंदी में इन कहानियों के रूपांतरण का काम हमारे बड़े लेखकों ने किया। निराला ने भी किया, जो हमारे 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी किया। और वो इसलिए किया, और उन्होंने बच्चों के लिए और भी किताबें लिखी, जैसे भक्त ध्रुव पर, भक्त प्रहलाद पर। उन्होंने महाभारत का पूरा एक संक्षिप्त संस्करण तैयार किया, जो बच्चों के लिए भी है।
और इस तरह हम बच्चों को साहित्य के प्रति उन्मुख कर सकते हैं। वो पढ़ाई करें, लेकिन ये सारा कुछ भी वो कर सकते हैं साथ साथ। तो ये बतौर शिक्षक हमारी अलग से भूमिका होगी। और कभी कभी हम अपने विद्यालयों में अपने आसपास के कवियों लेखकों को भी आमंत्रित कर सकते हैं उनसे बातचीत के लिए, और वो बहुत मनोरंजक होता है। मेरा अनुभव कई विद्यालयों का ऐसा रहा है और वो बहुत ही मनोरंजक था, उनके लिए भी और खुद मेरे लिए भी। मेरे लिए भी बहुत सीखने वाला था, क्योंकि हम सोच नहीं सकते। अभी हम देख रहे थे बीबीसी पर दुनिया के बड़े वैज्ञानिक, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, उनसे बच्चों की बातचीत और ऐसे ही ऑनलाइन। तो मैं बहुत हैरत में पड़ा जिस तरह के सवाल उनसे किए छोटे छोटे बच्चों ने और जो जवाब उन्होंने दिए। तो ऐसे कार्यक्रम भी हम कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम केवल कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक के लिए नहीं, हम दूसरे ज्ञान के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी कर सकते हैं, इतिहास के लिए भी कर सकते हैं। आखिर उनको इतिहास के बारे में भी तो जानना चाहिए। तो क्या बच्चों के लिए अलग से इतिहास लिखा जाएगा और सयानों के लिए अलग से? ऐसा तो नहीं होगा। क्या बच्चों के लिए विज्ञान अलग से होगा और सयानों के लिए अलग से? ऐसा तो नहीं होगा। उनको भी वही कुछ जानना है। जैसे कि बहुत दिलचस्प है कि जो भाषा मैं बोल रहा हूं, यही भाषा एक बच्चा भी बोलेगा। उसके लिए भी व्याकरण के वही नियम होंगे, उसके लिए भी शब्द वही होंगे, वाक्य वही होंगे, सब कुछ वही होगा। यानी भाषा के स्तर पर बच्चे और सियाने सब एक होते हैं। लेकिन बाल साहित्य यही करता है कि उन बच्चों को ये हिकमत देता है, ये हुनर देता है कि वो भाषा को जैसे चाहें वैसे तोड़ मरोड़ सके और उसको खोल खोल के देख सके, उसकी ध्वनियों के साथ खेल सके, और तब उनको बहुत मजा आता है। और इससे ये लगता है, और एक बहुत बड़ी सीख इसमें है, कि जिस तरह हम भाषा को तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसको घुमा फिरा सकते हैं, वैसे ही हम इस समाज को भी, वैसे ही इस सृष्टि को भी। और ये बात कहीं न कहीं परोक्ष रूप से हमारे साथ रहती है। तो बाल साहित्य के प्रति हम इस तरह अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को उन्मुख कर सकते हैं। बाल साहित्य, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि दुनिया का हर साहित्य, जो कुछ भी लिखा गया वो सबके लिए है, लेकिन बाल साहित्य खासतौर से बच्चों के लिए है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जब कभी कोई किताब बच्चों की मेरे हाथ लगती है, तो मैं बिना उसको पूरा पढ़े और खत्म किए नहीं रुकता। पता नहीं क्यों, छोटी से छोटी किताब में भी मुझको बहुत मजा आता है, और मुझको लगता है कि मैं पहले से कुछ शायद बेहतर हो रहा हूँ। ऐसा क्यों है? ये बाल साहित्य सयानों के लिए भी बेहद जरूरी है, ताकि उनके भीतर एक जो बच्चा है वो हमेशा जीवित रहे। एक निर्दोष मासूम बच्चा, एक निर्दोष मासूम शिशु, ये हमेशा रहे। और वो क्यों रहे? हैंस एंडरसन की महान कहानी, जो दुनिया भर में बहुत बहुत प्रचलित और लोकप्रिय है, उस राजा की कहानी, जिसको एक कपड़ा दिया जाता है कि ये बहुत ही महीन है, लेकिन वो कुछ नहीं था और राजा बिल्कुल नंगा था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसके सारे दरबारी, जो प्रजा, सारे लोग यही कह रहे थे, वाह वाह क्या कपड़ा है, कितनी बढ़िया बुनाई है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बच्चा था, कुछ बच्चों ने देखा राजा को, और एक बच्चा बोला, अरे राजा तो नंगा है। ये दृष्टि, ये साहस,
ये मासूमियत, सच बोलने का साहस, सच को देखने का साहस, सच को पहचानने का साहस, ये जब तक हम में होगा तब तक हम हमेशा ही एक जीवित इंसान रहेंगे। और जैसा आइंस्टाइन ने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण है रहस्य की भावना। ये इसी में सारा सौंदर्य निहित है ब्रह्मांड का। ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और इस भावना में ही सौंदर्य है। बाल साहित्य हमें ये भावना भी उत्पन्न करता है। ये सब कुछ कितना सुंदर है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, चंद्रमा, तारे, हवा, वृक्ष, सब कुछ, और स्वयं मनुष्य और मनुष्य के संबंध। तो बाल साहित्य ये सारा कुछ हमें देता है, हमें सजग करता है। मैं यही सोचता हूँ कि दुनिया का ये सारा साहित्य और ये सारा बाल साहित्य मिलकर हमारे जीवन को कितना सुंदर बनाता है। आप लोग जो बाल साहित्य परिषद के चौथे सोपान का आयोजन आज कर रही हैं और अभी कुछ दिनों तक ये चलेगा, उसमें इन सभी बातों पर आप विस्तार से जाहिर है विचार करेंगे। मैं तो बस एक ऐसे आदमी की तरह बोल रहा हूँ जिसके कुछ निजी अनुभव हैं, पढ़ने के ज़्यादा, लिखने के बहुत कम। मैं आप सबों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ आगे आने वाले दिनों के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अरुण कमल जी, आपने बहुत सुंदर अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए। और जैसा आपने रंगों और चित्रों के बारे में कहा, मुझे याद है कहीं पढ़ा था, ऐसे कहा जाता है कि रंग और चित्र बच्चों के आँखों में होते हैं, और जब साहित्य में ये सब कलर्स और चित्र आते हैं तो बच्चों के मन में रुचि निर्माण होती है और वो साहित्य पढ़ने लगते हैं, साहित्य की तरफ आते हैं। श्री अरुण कमल जी, आपके मूल्यवान विचार अतुलनीय है और हमेशा ये हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं हांव आतां मागतां कोंकणी भाशा मंडळाची जोड सचिव तशेंच राष्ट्रीय बाल साहित्य परिशदेची संयोजक भोमाने स्नेहा सबनीस हांचे लागीं तांणी उपकाराचें उलोवप करचें। देव बरें करूं पूर्वा। इस बाल साहित्य परिषद में हमारे साथ गोवा से ही नहीं, पूरे देश से विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षक, साहित्यिक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो अरुण कमल जी ने कहा कि साहित्य साहित्य होता है, पहले भी और अभी भी बाल साहित्य की तरफ अलग ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने बाल साहित्य में बहुत सारा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। और इन्हीं संस्थाओं के वजह से हम ये बाल साहित्य परिषद आज कर पा रहे हैं। मैं एनसीईआरटी, इकतारा भोपाल, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनकी वजह से ये बाल साहित्य परिषद के लिए जो हमें रिसोर्स पर्सन या मार्गदर्शक की जो जरूरत है, वो उनकी वजह से हम उनसे संपर्क कर पाए, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं की वजह से हमको राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक, कवि, लेखक अरुण कमल जी आज हमें मार्गदर्शन उन्होंने किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कमल जी। आपने हमें बहुत बहुमूल्य आपके विचार आज यहाँ प्रस्तुत किए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं गोवा के तथा पूरे देश के साहित्यिक, शिक्षक, विद्यार्थी, चित्रकार,
थिएटर आर्टिस्ट और पालक मतलब पेरेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यह परिषद 7 तारीख तक माने शनिवार तक चलेगी, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। और आप हमारे साथ शनिवार तक जुड़े रहेंगे ऐसी मैं आशा व्यक्त करती हूँ। कोंकणी भाषा मंडल ने 2011 के आसपास बाल साहित्य में काम करना शुरू किया। सीडी, बाल साहित्य की सीडी और बाल साहित्य निर्मित करना, जैसे कि कई सारे किताबें कोंकणी में ट्रांसलेट की और ओरिजिनल किताबें भी कोंकणी में बाल साहित्य में लाने की कोशिश कोंकणी भाषा मंडल ने 2011-12 के आसपास शुरू की। और उसके बाद जो हमारे साथ इकतारा और एनसीईआरटी, प्रथम बुक्स जैसे संस्थाओं के सहयोग से हम 2017 में बाल साहित्य परिषद का आयोजन हम कर पाए। और अभी कोविड की वजह से इस साल हमने पूरी बाल साहित्य परिषद ऑनलाइन स्वरूप में इस साल आयोजित की। कोंकणी भाषा मंडल को लगता है कि सिर्फ बाल साहित्य निर्मिति और जो एजुकेशन माने शिक्षण क्षेत्र है, बाल शिक्षण दोनों जुड़े हुए हैं। और इसीलिए ये बाल साहित्य परिषद शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमने सारे गोवा के जो सारे स्कूल्स है, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी और डीएड कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस, बीए लेवल कॉलेजेस, एमए, सबको हमने न्योता दिया। उन्होंने सारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इस साल हमने ऑनलाइन आयोजन किया, इसलिए हम सर्टिफिकेट्स का हमने कोई इंतजाम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें सारे शिक्षक वर्ग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमें ऐसा ही कोंकणी भाषा मंडल के जो भी हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो मार्च से जो कोविड का सिचुएशन है तब से हमने ऑनलाइन सेशंस ऑर्गेनाइज किए। उसके बाद हमने कई सारे हमारी किताबें अमेज़न पे डाली, फिर हमने किताबें पीडीएफ फॉर्मेट में सबको हमारे वेबसाइट के जरिए उपलब्ध की, और कोंकणी शब्दकोश ऑनलाइन किया। तो इन सारे उपक्रमों को शिक्षक, साहित्यिक, विद्यार्थी सबने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। फाल्यां राष्ट्रीय बाल साहित्य परिषदेचे दुसरे सत्र भुरग्याचे दृकश्राव्य साहित्य म्हळ्यारच ऑडिओ व्हिज्युअल चिल्ड्रन्स लिटरेचर ह्या विशयाचेर जातले। आणि ह्या विशयाचेर आमकां मार्गदर्शन करपाक लाभल्यात पुणेच्या बुक्स दॅट स्पीक ह्या संस्थेच्यो संस्थापक गोमानेस्त आसावरी दोशीजी। सगळ्या लागीं मागता आयचे वरीच फुडल्याय सत्रांनी तुमी आपलो सहभाग दिवचो आणि दर दिसा 6 ते 8 वरां मेरेन कोंकणी भाषा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर जावं फेसबुक पानाचेर ही कार्यावळ लायव्ह पळोवची। दर दिसा ही कार्यावळ बाल साहित्य परिषदेची सत्रां थेट वितरायतले असोच तुमचो मोग आसूनी। आणि अशें म्हणटात की भुरग्याच्या कल्पना शक्तीक सीमा नासता, कसलोच अंत नासता। तर ह्या बाल साहित्य परिषदेंतल्यान ह्या कल्पना शक्तीचें बळगें वाडूनी आमच्या माणकुल्या मेरेन बऱ्या दर्जाचें बाल साहित्य पावूं दी आनी तांचे खातीर मळब मेकळें आसूं दी अशें म्हणटा आनी सगळ्याचो निरोप घेता। देव बरें करूं।